फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है जिसमें हम अपनी जो एमसीक्यू सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। वो क्या कहता है, द काउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। तो कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम हमारे पीएलएन अकाउंट को बनाते हैं। तो जो हमारा पीएनएल होता है उसमें हमारे एक साइड डेबिट साइड हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड हम इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी सेम ईयर के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हम सेम ईयर की इनकम को यूज करते हैं। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? वो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। कॉस्ट तो नहीं होता, कॉस्ट तो रियलाइजेशन भी नहीं होता, ना ही डिस्क्लोजर होता है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? वो होता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस देन इट शुड बी शोन इन। तो जो अगर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे? तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा आउटसाइड दे रखा होता है ट्रायल बैलेंस से। दूसरा क्या होता है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। ठीक है। तो अगर बाहर दे रखा है मीन्स उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है तो उसको हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक तो कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है मीन्स उसमें एडजस्टमेंट हमने कर दी है, पहले प्रियोर एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, तो वो सिर्फ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है, ना कि बैलेंस शीट में। ठीक है। और सॉरी, नॉट इन ट्रेडिंग आउट, ओनली इन बैलेंस शीट। तो वो सिर्फ हमारा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक। तो हमारा क्या होएगा, इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक शोन इन ट्रायल बैलेंस, अगर वो अंदर दे रखा है तो वो सिर्फ कहाँ आएगा, हमारा सिर्फ बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। हम जो इनकम को मेजर करते हैं वो हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट के? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि हर एक एंट्री का एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। कंसिस्टेंसी मतलब कि सेम मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, लाइक डेप्रिशिएशन का मेथड हो गई ईयर टू ईयर। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सेम ईयर के एक्सपेंसेस से उसी ईयर की इनकम के साथ हम वो करते हैं। तो इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। Next question is, a trader transfers 20% of his profit to general reserve on the basis of which concept he does so। तो एक ट्रेडर है जो अपने प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में डाल देता है। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है कि हम सारी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जो हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमारी कब मानेंगे कि हमारी सेल हो चुकी है, जब हमें पैसा मिलेगा या सेल हो जाएगा। तो हम तब मानते हैं जब सामने वाला बंदा लायबल हो जाता है पेमेंट को करने के लिए। मान लो हमने सेल कर दी है और उसके पास सामान पहुंचा दिया है तो सेल वाली डेट से ही लायबल हो गया है जो हमारा परचेजर है पेमेंट करने के लिए। तो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोल लो, यूनिफॉर्मिटी कंसेप्ट बोल लो, कि हम सेम मेथड्स को यूज़ करते हैं ईयर टू ईयर। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है और उसका एक और नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफ़र करते हैं जर्नल रिजर्व में, ताकि हम और फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है तो वो जनरल रिजर्व से यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। तो इसमें हम एंटिसिपेटेड लॉसेस को लेके चलते हैं और प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। AS3 इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बार कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड है इसलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे मैम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि ये वैसे भी एग्ज़ाम्स में अलग अलग एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं, तो आपका रिवीजन हो जाता है या फिर कॉन्सेप्ट है आपका अच्छे से बिल्ड हो जाता है। हम मोस्टली सारे क्वेश्चन करेंगे, तो डोंट टेक टेंशन कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, आप 2x की स्पीड पे करके वीडियो को देखिए जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और MCQ भी। आप MCQ के लिए ये नहीं कि पूरा दिन आप MCQs ही कर रहे हैं, बल्कि आप ऐसा करिए कि डेली 1 और 2 वीडियो सिर्फ 2x की स्पीड पे देखिए और आपका डेली रूटीन में लाइए MCQ वीडियो को। अब आपका पढ़ने का टाइम नहीं कर रहा, आप उस टाइम MCQ सीरीज़ को लगा सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्ज़ाम मैं ऐसे ही करती थी और मेरा सिलेक्शन भी हुआ।
ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन से अकाउंटिंग इक्वेशन है जो करेक्ट है। तो ये भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मैंने आपको बैलेंस शीट बना के पूरा दिखाया था कि हमारी एक तरफ एसेट्स होती हैं और एक तरफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड होता है, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। तो हम अगर हमारी जो कैपिटल है और हमारी लाइबिलिटी को जोड़ते हैं तो वो हमारी एसेट्स के इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। और अगर हम एसेट्स में से हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस करते हैं तो शेयर होल्डर फंड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज़ रिलेटेड टू। जो हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में वो किससे रिलेटेड है। तो हमारा जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है। रेवेन्यू अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये हमें एक फाउंडेशन देता है जिसमें हमें पता चलता है कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट अफेक्ट करता है किसी भी ट्रांजैक्शन को, इवेंट को रिकॉग्नाइज करता है मर्केंटाइल बेसिस पे, और हम रिकॉर्ड करते हैं इनकर्ड नोट व्हेन दे आर एक्चुअली पेड और रिसीव्ड। कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सिर्फ हम कैश में पे करते हैं उस टाइम पे नहीं, ये हम इससे रिलेटेड नहीं है। या हम अक्रूवल में ये मानते हैं कि जब वो लाइबल हो गया उसी टाइम से वो रिलेटेड है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, नॉट रिलेटेड टू आइटम डेप्रिसिएशन। ओके, इट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which accounting standard board of India when accounting standard board of India is constituted। तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ये ASB मैंने बताया था, ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये बोर्ड है जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। तो ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये हमारा 1977 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। मैंने आपसे पहले भी एक बार पूछा था कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो आज मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने आपसे कमेंट्स में पूछा था तो आपने बताया भी होगा, और ये आज मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि वो तो वो 1 जुलाई 1949। एक सेकेंड थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। 1 जुलाई 1949 को हमारा ICAI बनाया गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और ASB बोर्ड कब बना, 1977 को। दो चीज़ें और हैं वो लिखवा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, इसी मतलब रिलेटेड है और क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एक है ECAWI द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट एंड वर्क ऑफ इंडिया। ये हमारा 1959 में बना था, ठीक है। हमारे दो है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क इन इंडिया। तो ये हमारा 1959 में बना था। और एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड IFRB। ये हमारा कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये हमारा 1973 में। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट है जो सीधी डेट या इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फॉर। हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किस लिए अलाउड किया जाता है। प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश, कैश में पेमेंट करते हैं उस लिए। परचेजिंग प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी, पेमेंट ऑफ कैश विद इन 30 days, ओपनिंग ऑफ सेवरल यूनिट इन डिफरेंट मार्केट फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। तो किस लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। हम दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, एक हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक हमारा होता है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम ऑप्शन नंबर बी है जो परचेजिंग प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी इसके लिए देते हैं, और कैश डिस्काउंट अगर कैश में पेमेंट कर रहा है तो इसलिए देते हैं। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम अकाउंट में शो नहीं करते। मान लो कोई 5,000 की चीज़ है और उस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 1,000 रुपये का, तो हम उसको सीधा 4,000 की चीज़ दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे कि इस पर हमने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। लेकिन जो हमारा कैश डिस्काउंट है उसको हम शो करते हैं अपने अकाउंट में कि हमने प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कैश में पेमेंट की, इसलिए इसको डिस्काउंट दिया है। कोई चीज़ है मान लो 4,000 की थी और हमने उसको बेचा है मान लो उसको हमने बेचा है 3,000 में, तो हम उसको दिखाएंगे कि हमने डिस्काउंट अलाउड किया है 1,000 का, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम देते हैं किससे रिलेटेड, परचेजिंग प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्रिपरेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फोल्डिंग फॉर होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी इज़ डन एज पर। तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये किया जाता है? तो ये हमारा बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 21। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मैंने पहले भी बताया था, तो किससे रिलेटेड बनाया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है, वो किससे रिलेटेड है? तो ये है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। कि हम आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 रुपया इंडियन रुपी देंगे तो 1 रुपया फॉरेन का मिल जाएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज सेम देंगे, सेम ही वैल्यू के पैसे वहाँ पे मिलेंगे। 22 है रिलेटेड टू द अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम। तो 22 किससे रिलेटेड है? टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 इज रिलेटेड विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो हमारा 21 है, और 23 इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ए। अगर हमने कोई लोन लिया है और उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट के लिए हमने वो लोन लिया है, तो वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल लॉस है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो एक्सपेंडिचर करने में हमारे खर्चे होते हैं वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो नहीं है, ये तो फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए लिया था, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी कैपिटल को लेने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके लिए जो भी हम खर्चा करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम एक बार में खर्चा करते हैं लेकिन हमें बेनिफिट बहुत सारे सालों तक मिलता है। जैसे कि हमने एक लार्ज एडवर्टाइजमेंट की है और उसमें हमने 5 लाख खर्च किया है, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। ठीक है, कैपिटल लॉस आपको पता ही होगा कि कैपिटल से रिलेटेड जब लॉस हो जाता है, कोई मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाती है, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, and the question is, when a business is purchased, any amount paid in excess of total of asset minus the liability taken is called। मान लो हमने कोई बिजनेस परचेज किया है 10 लाख का, और हमने उसकी टोटल एसेट में से माइनस कर दी लाइबिलिटी, और वो हमारी 8 लाख की हुई। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद, एक सेकेंड, करने के बाद 8 लाख रुपए की वैल्यू बची, लेकिन हमने उसको 10 लाख रुपए दिए। तो वो क्या है? क्यों दिए हमने एक्स्ट्रा? उसको हम क्या बोलेंगे जो हमने वो एक्स्ट्रा वैल्यू दी है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर प्रीमियम बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो वो हमारी क्या होती है? गुडविल होती है। गुडविल के लिए हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ एन एस्टिमेटेड लॉस। तो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सपोर्ट करता है कि हमारा इमीडिएट रिकॉग्निशन करना चाहिए हमें लॉसेस से रिलेटेड? तो हमारा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कंसिस्टेंसी, मैचिंग और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये प्रूडेंस है यहाँ पे, जिसको हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, मैंने बहुत बार बता दिया है। तो हम लॉसेस को किस में एस्टिमेट करके चलते हैं? बहुत बार कर लिया, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में करते हैं। कंसिस्टेंसी, मैचिंग, ये आपको पता है। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कोई होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स टू। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है उसका एम क्या होता है? सबसे पहले ऑप्शन गिवन है, इंश्योर दैट ए मैनेजर इज पब्लिश्ड इफ थिंग्स गो रॉन्ग, पनिश्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इसका एम है कि मैनेजर को पनिश करें अगर कुछ गलत होता है। इंश्योर दैट कॉस्ट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक मैनेजर। अलोकेट कॉस्ट टू ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस। सारे एरियाज में कॉस्ट को अलोकेट करने के लिए। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। तो नहीं, इसका में आंसर क्या है कि ये इंश्योर करता है जो कॉस्ट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बने किसी स्पेसिफिक मैनेजर की, कि वो अकाउंटेबल हो उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए। कोई काम दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कॉस्ट आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो क्यों आ रही है। ठीक है, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो ड्रेसिंग इज़ प्रोहिबिटेड ड्यू टू। विंडो ड्रेसिंग है वो क्या होता है? सबसे पहले तो विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि हम अपनी अकाउंटिंग की जो फिगर्स हैं उनको इस तरीके से अल्टर करें कि मतलब कि हम लीगल उसको भी ना रोकें, कि हम लीगल उसको भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन अपनी उसको भी अल्टर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग।
तो हम ये विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिटेड है, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है? तो ये हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि ये कन्वेंशन क्या बोलते हैं कि हमें फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए सारी चीज़ों को। तो विंडो ड्रेसिंग तो कर ही नहीं सकते, विंडो ड्रेसिंग तो तब करेंगे ना जब फुल्ली डिस्क्लोज ना करना हो। ठीक है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पता है, तो मेटेरियलिटी भी पता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनर्स इक्विटी स्टैंड फॉर। ओनर की इक्विटी क्या मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था एसेट एंड लाइबिलिटी। इधर ओनर्स इक्विटी होती है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, इधर करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट, ये होती है ना ओनर्स इक्विटी। तो अगर हम एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारी क्या बचेगी? ओनर्स इक्विटी बचेगी। तो ये क्या है? फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट माइनस फिक्स्ड लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट माइनस फिक्स्ड लाइबिलिटी, टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। तो मैंने अभी आपको बताया है कि शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी, ये शेयर होल्डर फंड है, इधर एसेट्स हैं। तो एसेट्स में से हम करंट एंड नॉन करंट आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो शेयर होल्डर फंड बचेगा ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी आर क्रेडिट्स एंड डिक्रीज आर डेबिट्स। तो हमारा ये जो हमारे रूल्स हैं उससे रिलेटेड है, डेबिट क्रेडिट के भी जो भी हमारे रूल्स हैं। तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट, नहीं, जब हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो मशीनरी मान लो परचेज की तो डेबिट होती है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये नहीं होगा। इंक्रीज इन कैपिटल आर डेबिट, नहीं, जो हमारी कैपिटल होती है वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। जैसे अगर कोई भी ए है वो कैपिटल लेके आया तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, तो हमें पता है ये नॉमिनल रूल, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे डेबिट होते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट डिक्रीज आर डेबिट नहीं। तो आंसर आपको पता चलेगा, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to which concept it is necessary to disclose all the necessary information in the financial statement? तो हमारे कौन से हैं और कौन से कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी इम्पोर्टेंट है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग according to which of the following accounting concept, एक second, which of the following accounting concept or principle requires that a business entity must record its inventory at cost price or net realizable value which is lower? तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि हमारी जो वैल्यू है हमारे स्टॉक की, इन्वेंट्री की, उसको हम कहीं कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, या तो वो कॉस्ट प्राइस कम है या तो हम उसकी रिलाइजेबल वैल्यू जो सेल वैल्यू है वो कम है, उनमें से जो भी कम है उस पर हम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये करते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 1.4 मैंने बताया था ना, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अमलगमेशन से। इफ़ द परचेज कंसिडरेशन पेड फॉर एन एक्विजिशन इज लेस दैन द नेट रेंज वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर, द डिफरेंस मस्ट बी क्रेडिटेड टू। अब हमने पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम 10 लाख वैल्यू दे रहे थे 8 लाख के सामान के लिए, तो वो क्या थी? वहाँ पे गुडविल थी ना, इसलिए हम पे कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम कम वैल्यू पे कर रहे हैं, 10 लाख की कोई चीज़ है, 10 लाख की कोई चीज़ है, उसके लिए हम 8 लाख पे कर रहे हैं, तो 2 लाख कम पे कर रहे हैं। क्यों कम पे कर रहे हैं? तो ये जो कम, इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, हमने 100 क्वेश्चन हैं जो वो कंप्लीट कर लिए हैं अपने। तो आप इन सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम में। आप बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चंस को देख के, ऑप्शंस को देख के। ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर नहीं है, पीजीटी में आया हुआ नहीं है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। आप एक या दो वीडियो डेली देखिए, ये ना कि सीरीज़ स्टार्ट की और एक ही दिन में सारी कंप्लीट कर दी। ठीक है, ये मेरी एडवाइस है, बाकी आप सबको पता है आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।